नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वाईडी क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हमारे नए टॉपिक दैनिक जीवन में कुछ उपयोगी यौगिकों के बारे में। तो उसमें सबसे पहले जो यौगिक जिसकी आज हम बात करने वाले हैं वो है सोडियम क्लोराइड, जिससे आप भली भांति परिचित भी हो। घर पे हमारे भोजन में प्रयुक्त होने वाला जो साधारण नमक होता है उसे ही हम सोडियम क्लोराइड कहते हैं। इसके गुणों के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछली वीडियो में हमने पीएच स्केल के बारे में पढ़ा था, उसके अनुप्रयोग के बारे में पढ़ा था। तो आज हम उससे आगे बढ़ेंगे कि जो दैनिक जीवन में आने वाले कुछ उपयोगी यौगिक क्या होते हैं और उनके उपयोग क्या है, उनके गुण क्या है, ये सभी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला यौगिक सोडियम क्लोराइड। तो हमारा जो पहला यौगिक है वो है सोडियम क्लोराइड। इसका रासायनिक सूत्र होता है NaCl। इसे हम साधारण भाषा में बोलते हैं साधारण नमक, यानी हमारे घर में जो भोजन बनाने में प्रयुक्त नमक होता है वही ये नमक सोडियम क्लोराइड कहलाता है। अब ये प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार का लवण होता है, यानी प्रबल अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और प्रबल क्षार सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया करने पर सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है। इसका मतलब ये एक प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार का लवण है, तो इसका मतलब ये पूर्णतः उदासीन लवण होगा। तो इसकी जो पीएच का मान है, इसकी पीएच का मान कितना होगा? 7। अब चूंकि इसकी पीएच का मान 7 है, इसलिए इसकी प्रकृति उदासीन प्रकृति होगी। कैसी होगी? उदासीन प्रकृति। ये पूरी तरह से उदासीन जो है वो लवण है। इसका निर्माण कैसे करते हैं? इसका निर्माण करने के लिए हमारे पास समुद्री जल को सुखाकर, समुद्री या झीलों के लवणीय जल को सुखाया जाता है और उससे इस सोडियम क्लोराइड का निर्माण किया जाता है। लेकिन इस निर्माण की क्रिया के दौरान क्या होता है, इसमें मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड जैसी अशुद्धियां भी रह जाती है। जब मान लो कि समुद्र का पानी है, उसको क्यारियों में भर के सुखाया जा रहा है, उस निर्माण प्रक्रिया के दौरान जो समुद्र में अन्य लवण घुले होते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम क्लोराइड है, कैल्शियम क्लोराइड है, वो इसमें अशुद्धि के रूप में रह जाते हैं। तो इसका मतलब अब हमें इसे शुद्ध करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? शुद्ध करना पड़ेगा। शुद्ध करने के लिए क्या करते हैं? शुद्ध करने के लिए इस विलयन में, जहां नमक जो है उसको बड़ी बड़ी टंकियों में भरा जाता है, जब उसमें से पानी उड़ जाता है तो जो गाढ़ा विलयन रहता है उसको बड़ी बड़ी टंकियों में भरा जाता है और फिर उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की जो गैस है वो प्रवाहित की जाती है, HCl गैस प्रवाहित की जाती है, जिससे क्या होता है, जो शुद्ध नमक है, शुद्ध सोडियम क्लोराइड, वो अवक्षेपित हो जाता है, यानी जम जाता है, टुकड़ों के रूप में जम जाता है, जिसे उस विलयन से अलग कर लिया जाता है और इस प्रकार हमें शुद्ध नमक, शुद्ध सोडियम क्लोराइड प्राप्त होता है। आगे बात करते हैं इसके गुणों की। तो इसके गुण जो होते हैं, तो गुण आप देख के बता सकते हो कि जो नमक होता है उसके गुण क्या होते हैं। सबसे पहला गुण होता है कि ये श्वेत रंग का ठोस पदार्थ है। श्वेत रंग का कैसा पदार्थ है? ठोस पदार्थ है। श्वेत रंग का ठोस क्रिस्टलीय पदार्थ होता है। और इसका गलनांक जो है, गलनांक क्या होता है? वह तापमान जिस पर 1 किलोग्राम ठोस पदार्थ पूर्णतः द्रव अवस्था में बदल जाता है, उसे हम उस पदार्थ का क्या कहते हैं? गलनांक कहते हैं। तो जो नमक होता है उसका गलनांक उच्च होता है। कितना? 1081 केल्विन। 1081 केल्विन, यानी इसका गलनांक जो है वो उच्च होता है। उसके बाद बात करें जल में अत्यधिक विलय। नमक जो होता है वो जल में बहुत आसानी से घुल जाता है। जल में अत्यधिक क्या होता है? विलय होता है। और जलीय विलयन में आयनित, यानी जब सोडियम क्लोराइड का आप जलीय विलयन बनाओगे तो उसमें सोडियम आयन और क्लोराइड आयन एक दूसरे से अलग अलग हो जाएंगे। इसका मतलब जलीय विलयन में सोडियम क्लोराइड आयनित हो जाता है। क्या हो जाता है? आयनित हो जाता है। तो ये इसके गुण थे। अब बात करते हैं इसके उपयोग के बारे में। तो अब हम देखते हैं इसके उपयोग क्या होते हैं। साधारण नमक के जो उपयोग है, यानी सोडियम क्लोराइड के जो उपयोग है, नाम से स्पष्ट है। हमने कहा घर में जो साधारण नमक होता है तो उसको हम भोजन बनाने में प्रयुक्त करते हैं। साधारण नमक के रूप में भोजन में प्रयुक्त होता है, पहला उपयोग। नंबर 2, खाद्य परिरक्षण के प्रयोग में। खाद्य परिरक्षण के प्रयोग में मतलब क्या है कि चीजों को, जो खाने की वस्तुएं होती है, हमारे खाद्य जो पदार्थ होते हैं, उनको खराब होने से बचाने के लिए, उनको लंबे टाइम तक सुरक्षित रखने के लिए भी नमक का प्रयोग करते हैं। जैसे जो दूसरे देश होते हैं, वहां पे समुद्री जो मछलियां होती है, समुद्र से प्राप्त की गई मछलियां होती है, उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए वो खराब ना हो तो उनके बीच में नमक भरा जाता है, जिससे कि वो खराब नहीं होती। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं इसमें कि मछली, मांस आदि को खराब होने से बचाने में। ठीक इसी प्रकार
घर में जब अचार वगैरह बनाते हैं तो उसमें भी नमक का उपयोग जो है वो एक प्रिरक्षक के तौर पर होता है। प्रिरक्षक यानी खाद्य पदार्थ को सुरक्षित रखने वाला। परिरक्षक का मतलब खाद्य पदार्थ को सुरक्षित रखने वाला उस रूप में होता है। हिमीकरण मिश्रण, हिमीकरण मिश्रण क्या होता है? आपने देखा होगा जो आइसक्रीम की जो स्टॉल लगाता है, जो रेडी लगाता है, वो अपने उस फ्रीजर के चारों ओर जो है नमक डालता है पहले, और नमक के बाद उसमें बर्फ और नमक एक साथ भर जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो नमक है, नमक जब उस बर्फ के साथ डाला जाता है तभी उसके गलनांक को बढ़ा देगा, जिससे बर्फ अब जो है वो धीरे धीरे पिघलेगी। बर्फ क्या होगी? धीरे धीरे पिघलेगी, तो वो लंबे टाइम तक हमें जो ठंडक है वो प्रदान करेगी। इसका मतलब इसने उसका हिमीकरण मिश्रण बना दिया। क्या बना दिया? हिमीकरण मिश्रण। यानी इसका गलनांक जो है बर्फ का, उसने गलनांक को क्या कर दिया? गलनांक बढ़ा दिया, गलनांक बढ़ा दिया। इससे बर्फ जो है वो लंबे टाइम तक हमें क्या देगी? अब ठंड देती रहेगी। इसी और नंबर 4 उपयोग क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, विरंजक चूर्ण, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ये बहुत सारे यौगिक है जो हमारे दैनिक जीवन में काम में आते हैं, जिनके बारे में हमें अभी पढ़ना है। उन सब को बनाने में जो कच्चा पदार्थ है, कच्चे माल के रूप में या कच्चे पदार्थ के रूप में सोडियम क्लोराइड का उपयोग करते हैं। यानी इन सब का निर्माण जो इसी से किया जाता है, ये इन सब को बनाने में कच्चे पदार्थ के रूप में काम में आता है। तो अब हम इनके बारे में भी डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये हमारा सोडियम क्लोराइड जो यौगिक जो है वो यहाँ पर पूर्ण होता है। अब हम बात करते हैं अगले यौगिक की। दोस्तों अब हम बात करते हैं अपने दूसरे यौगिक के बारे में। हमारा जो दूसरा यौगिक है उसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या नाम है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका रासायनिक सूत्र होता है NaOH। NaOH। प्रचलित नाम, इसका जो कॉमन नेम है जिसे हम प्रचलन का नाम कहते हैं वो है कास्टिक सोडा। क्या है? कास्टिक सोडा। उसके बाद बात करते हैं इसका निर्माण कैसे होता है, इसका उत्पादन कैसे होता है। तो इसका उत्पादन सोडियम क्लोराइड यानी NaCl, अभी जो हमने पढ़ा था सोडियम क्लोराइड, उसके विद्युत अपघटन द्वारा होता है। क्या होता है? उसके विद्युत अपघटन के द्वारा होता है। इसमें जब इसका विद्युत अपघटन किया जाता है तो एनोड और कैथोड पर हमें अलग अलग उत्पाद प्राप्त होते हैं। एनोड पर हमें प्राप्त होती है क्लोरीन गैस। एनोड पर क्या प्राप्त होती है? क्लोरीन गैस। और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के रूप में प्राप्त होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो विलयन के रूप में प्राप्त होता है। अब इसकी जो रासायनिक समीकरण है वो निम्न प्रकार होगी। 2NaCl घुलित अवस्था में, इसलिए एक्वेटिक। 2H2O ये जल है, लिक्विड। अब इसका विद्युत अपघटन करवाते हैं तो हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड घुलित अवस्था में किस पर? कैथोड पर प्राप्त होता है। क्लोरीन गैस एनोड पर प्राप्त होती है और हाइड्रोजन गैस कैथोड पर प्राप्त होती है। ये हमारे उत्पाद बनते हैं। अब बात करते हैं इसके गुणों की कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के गुण क्या है। तो ये श्वेत चिकना ठोस पदार्थ है। श्वेत चिकना ठोस पदार्थ है। गलनांक 591 केल्विन है। देखिए उससे कम था, सोडियम क्लोराइड से ये कम है, यानी गलनांक इसका कितना है? 591 केल्विन। जल में शीघ्र विलय, सोडियम क्लोराइड भी जल में आसानी से घुल जाता है और जल्दी घुल जाता है। और नंबर 4 प्रबल क्षार है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, माफ कीजिएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड जल में शीघ्र विलय है। अब इसका अगला गुण आता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो प्रबल क्षार की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है? प्रबल क्षार की तरह। और जलीय विलयन में आयनित हो जाता है। क्या होता है? जलीय विलयन में आयनित हो जाता है। इसका मतलब सोडियम आयन अलग हो जाएगा, हाइड्रोक्साइड आयन अलग हो जाएगा। इस प्रकार सोडियम आयन अलग हो जाएगा और हाइड्रोक्साइड आयन अलग हो जाएगा। अतः यह एक प्रबल विद्युत अपघटय के रूप में, विद्युत अपघटय मतलब विद्युत का चालकता दर्शाने वाला, ये यानी कि अपने अंदर से विद्युत को आसानी से प्रवाहित होने देगा। तो इसका उपयोग एक प्रबल विद्युत अपघटय के रूप में भी कर सकते हैं। इसके जो क्रिस्टल होते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के जो क्रिस्टल होते हैं वो प्रस्वेद्य होते हैं। प्रस्वेद्य से मतलब क्या है कि ये नमी या वायु के संपर्क में आने पर नमी या वायु को सोख लेते हैं और उसके अंदर एक प्रकार से नमी या वायु जो है वो अपने अंदर ग्रहण कर लेते हैं। सर्दियों में आपने देखा होगा जो नमक का डिब्बा है उसमें नमक जम जाता है। क्यों? क्योंकि वो नमी या वायु को जो है वो सोख लेता है। ठीक उसी प्रकार जो कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसके क्रिस्टल भी क्या होते हैं? प्रस्वेद्य होते हैं। अब बात करते हैं हम इसके उपयोगों की। सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग क्या है? तो इसका सबसे पहला उपयोग जो है वह है साबुन उद्योग में, कागज उद्योग में, सिल्क उद्योग, सिल्क कहते हैं रेशम उद्योग को, रेशम उद्योग में, अन्य रसायनों के निर्माण में, और जो दूसरे रसायन होते हैं, दूसरे जो केमिकल्स होते हैं उनके निर्माण में। बॉक्साइड के धातुक्रम में,
बॉक्साइट क्या होता है? एल्यूमिनियम धातु का एस्क होता है, एल्यूमिनियम धातु का एस्क होता है बॉक्साइट। और बॉक्साइट से जब एल्यूमिनियम निकालते हैं, एल्यूमिनियम धातु निकालते हैं, तो उस धातु के निकालने के प्रक्रम के दौरान सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। पेट्रोलियम के शोधन में, शोधन मतलब पेट्रोलियम के जो घटक है उनको अलग अलग करने में। पेट्रोलियम क्या होता है? कच्चा तेल, क्रूड ऑयल, यानी जहां से तेल का, प्राकृतिक तेल का खनन किया जा रहा है, तेल के कुओं से जो तेल निकाला जाता है वो पेट्रोलियम है। उस पेट्रोलियम से पेट्रोल, डीजल, कोलतार, इन सब को अलग करने के दौरान जो प्रक्रिया की जाती है उसे शोधन कहते हैं। और शोधन में सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग होता है। आगे बात करें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग जो है वो वसा व तेलों के निर्माण में भी होता है, वसा व तेलों के निर्माण में भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग होता है। फिर उसके बाद प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में, प्रयोगशाला अभिकर्मक मतलब प्रयोगशाला के अंदर एक अभिकारक के रूप में भी इसका प्रयोग होता है। तो ये हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड के हमने नाम के बारे में पढ़ा, इसका उत्पादन कैसे करते हैं, इसके गुण क्या क्या है और इसके उपयोग क्या है, ये पढ़ा। तो दोस्तों हमारा अगला जो यौगिक है उसका नाम है विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर, जिसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, CaOCl2, CaOCl2 रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। और साधारण भाषा में इसे कहा जाता है ब्लीचिंग पाउडर। क्या कहा जाता है? ब्लीचिंग पाउडर। कपड़े धोने के काम में जो आने वाला ब्लीच पाउडर होता है वो ब्लीचिंग पाउडर है ये। इसका निर्माण कैसे करते हैं, इसको बनाते कैसे हैं? तो जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, जिसे हम बुझा हुआ चूना कहते हैं, उस पर जब क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है, जब क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर तथा जल का निर्माण होता है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड तथा जल का निर्माण होता है कब? जब बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है, तब कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2 व H2O जल का निर्माण होता है। तो ये इसका निर्माण कैसे करते हैं, किसका? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर का, उसका प्रोसीजर है। इसके बाद बात करते हैं इसके गुणों की कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या ब्लीचिंग पाउडर के गुण क्या है। तो देखिए यह पीले रंग का, पीला यानी हल्का पीला रंग का, तीक्ष्ण गंध वाला, तीखी गंध वाला एक ठोस पदार्थ है। पीले रंग का तीक्ष्ण गंध वाला एक ठोस पदार्थ है। नंबर 2, ठंडे जल में विलय, ठंडे जल में आसानी से घुलता है, ठंडे जल में आसानी से घुलता है। उसके बाद वायु में खुला रखने पर क्लोरीन गैस देता है। अगर आप इसको वायु में खुला छोड़ दोगे, किसको? ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2, इसको वायु में खुला रखने पर यह क्लोरीन गैस देता है। उसके बाद बात करें तनु अम्लों से क्रिया करके भी क्लोरीन गैस देता है। जब इसकी क्रिया, ब्लीचिंग पाउडर की क्रिया तनु अम्लों से करवाते हैं तब भी हमें क्लोरीन गैस देता है। जैसे मैंने नीचे रिएक्शन लिखी है कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2 प्लस H2SO4, इससे बना कैल्शियम सल्फेट CaSO4 प्लस H2O जल और क्लोरीन गैस यहाँ मुक्त हुई। ठीक इसी प्रकार कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्लस 2HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इससे बना CaCl2 लवण, कैल्शियम क्लोराइड लवण, H2O जल तथा क्लोरीन गैस मुक्त हुई। तो ये इसके गुण हैं। अब इसका एक और गुण है, उसकी बात करते हैं। विरंजक चूर्ण का जो अगला गुण है वो बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है। सुनिए इसके बारे में कि विरंजक चूर्ण से मुक्त क्लोरीन गैस, हमने अभी भी ज्ञात की कि जब विरंजक चूर्ण तनु अम्लों से क्रिया करता है तो क्लोरीन गैस मुक्त करता है। ये जो मुक्त क्लोरीन गैस है वो जब जल से संयोग करती है, यानी जल से ये क्रिया करती है, तो नवजात परमाणविक ऑक्सीजन निकालती है। ये जो ऑक्सीजन है, इसका जो दिखाया जा रहा है, ये नवजात परमाणविक ऑक्सीजन जो है इसकी बात हो रही है, वो निकालती है। यही ऑक्सीजन, ये जो नवजात परमाणविक ऑक्सीजन है, यही विरंजन क्रिया करती है। क्या करती है? विरंजन क्रिया करती है, यानी रंग को उड़ा देती है और ऑक्सीकारक की भांति व्यवहार करती है, और ऑक्सीकारक की भांति व्यवहार करती है। कैसे? देखिए क्लोरीन गैस की जल से क्रिया हुई तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और परमाणविक ऑक्सीजन का निर्माण हुआ। अब आप कोई भी रंगीन पदार्थ लीजिए, कोई भी आप रंगीन पदार्थ लीजिए, उस पर इस गैस की क्रिया करवाइए, इसकी परमाणविक ऑक्सीजन की। जैसे ही आप उस रंगीन पदार्थ पर ये परमाणविक ऑक्सीजन की क्रिया करवाओगे तो वो पदार्थ जो है वो रंग वहां से उड़ जाएगा और वो रंगहीन पदार्थ में बदल जाएगा। तो इस विरंजन को क्रिया का जो उपयोग है वो
जो हमारे कपड़े होते हैं उनपे से रंगीन दागों को हटाने में या धब्बों को हटाने में करते हैं। तो विरंजन क्रिया जो एक प्रकार की सफाई क्रिया है, विरंजक चूर्ण के रूप में इसका उपयोग करते हैं। तो ये सभी विरंजक चूर्ण के सभी गुण आ गए हैं। अब हम इनके उपयोग की बात करते हैं कि विरंजक चूर्ण के उपयोग क्या क्या है। देखिए विरंजक चूर्ण के उपयोग क्या क्या होते हैं। तो विरंजक चूर्ण का जो सबसे पहला उपयोग होता है, तो अभी हमने बात की थी, विरंजक चूर्ण जो है वो विरंजन का कार्य करता है, यानी क्लोरीन गैस इससे मुक्त होती है और ये मुक्त क्लोरीन गैस ऑक्सीजन से जो जल से जो परमाणविक ऑक्सीजन होती है उसको अलग कर देती है, और ये परमाणविक ऑक्सीजन जो रंगीन पदार्थ होते हैं उनको रंगहीन पदार्थ में बदल देती है, यानी रंग को उड़ा देती है। तो इस विरंजक चूर्ण का उपयोग जो है वो वस्त्र उद्योग में विरंजक के रूप में करते हैं, क्योंकि वस्त्र उद्योग में आपको पता है कि रंग वगैरह जो होते हैं उनको हटाने के लिए जो है वो साफ सफाई करने के लिए उपयोग किया जाता है, किसको, विरंजक चूर्ण को। तो वस्त्र उद्योग में विरंजक के रूप में, ठीक इसी प्रकार कागज उद्योग में विरंजक के रूप में, पेयजल को शुद्ध करने में, यानी जो पीने वाला पानी होता है उसको साफ करने के लिए भी ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग करते हैं। रोगाणुनाशक एवं ऑक्सीकारक के रूप में भी ब्लीचिंग पाउडर या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का उपयोग करते हैं, और प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में, यानी प्रयोगशाला में एक अभिकारक के रूप में भी ब्लीचिंग पाउडर या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का उपयोग करते हैं। अब बात करते हैं हम अपने अगले यौगिक की। तो हमारा अगला जो यौगिक है उसका नाम है बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सब जानते हो आप इसके बारे में, इसे खाने का सोडा भी बोलते हैं, यानी घर पे केक वगैरह या जो कई बार और जो बिस्किट वगैरह बनाने के काम में आता है वो खाने का सोडा ही होता है, बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो इसका रासायनिक नाम क्या होगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब इसे खाद्य पदार्थों में मिलाकर गर्म करने से, अगला जो इसका गुण है वो क्या है कि इसे खाद्य पदार्थों में मिलाकर गर्म करने पर, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को किसी भी खाद्य पदार्थ में मिलाकर गर्म करने से ये CO2 गैस मुक्त करता है। CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बुलबुलों के रूप में बाहर निकलती है, जिससे केक जैसे खाद्य पदार्थ फूल कर हल्के हो जाते हैं। केक जैसे खाद्य पदार्थ क्या हो जाते हैं, फूलेंगे और फूल कर क्या हो जाएंगे, हल्के हो जाएंगे और उनमें छिद्र पड़ जाते हैं। यानी इस प्रकार ये जो हमारा भोजन होता है, केक वगैरह को फ्लफी बनाने में, फ्लफी मतलब उसको फुलाकर उसको हल्का कर देगा, फ्लफी बनाने में काम में आता है। अब बात करते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बेकिंग सोडा का निर्माण कैसे होता है। तो इसके निर्माण करने की हमारे पास दो विधियां हैं। पहली विधि में सोडियम क्लोराइड जिसे हमने नमक कहा था, उसकी क्रिया जल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा अमोनिया से करवाने पर, सोडियम क्लोराइड की क्रिया जल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा अमोनिया से करवाने पर मुख्य उत्पाद अमोनियम क्लोराइड तथा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सह उत्पाद के रूप में बनता है। मुख्य उत्पाद क्या बनेगा, अमोनियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है वो सह उत्पाद के रूप में बनता है। उसके बाद बात करते हैं जब सोडियम कार्बोनेट की क्रिया, अगला जो इसका निर्माण का जो प्रोसीजर है, निर्माण की जो प्रक्रिया, निर्माण का जो दूसरा तरीका है, वो क्या है, सोडियम कार्बोनेट की क्रिया जब कार्बन डाइऑक्साइड से करवाते हैं या सोडियम कार्बोनेट पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो प्रवाहित करने पर जल की क्रिया इसके साथ करवाते हैं, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बेकिंग सोडा का निर्माण होता है। तो ये हमने पढ़ा कि इसका निर्माण कैसे करते हैं और इसका रासायनिक नाम। अब हम पढ़ते हैं इसके गुणों के बारे में, इस बेकिंग सोडा के गुण क्या क्या होते हैं। तो बेकिंग सोडा के जो गुण हैं वो क्या क्या है, चलिए देखते हैं। सबसे पहला जो गुण है इसका, ये श्वेत रंग का क्रिस्टलीय ठोस है। श्वेत क्रिस्टलीय ठोस है। जल में अल्प विलय, यानी जल में बहुत कम घुलता है, जल में अल्प विलय है। नंबर 3, जल में इसका जो विलयन बनता है वो क्षारीय होता है। जल में इसका जो विलयन बनता है वो कैसा होता है, क्षारीय होता है। और फिर नंबर 4 जो हमने शुरू में पढ़ लिया था कि गर्म करने पर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बेकिंग सोडा को किसी खाद्य पदार्थ में मिलाकर गर्म करने पर ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करता है। कौन सी गैस मुक्त करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करता है। देखिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको हमने जैसे गर्म किया तो सोडियम कार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड गैस तथा H2O जल का निर्माण होता है। उसके बाद बात करते हैं इसके उपयोग की। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेकिंग सोडा कहाँ उपयोग में आता है। इसका सबसे पहला उपयोग है जो खाद्य पदार्थ होते हैं, जो खाने की चीजें होती है, जैसे अभी शादियों के सीजन में आपने गुलाब जामुन सबने खाए होंगे, बिस्किट, बेकरी वगैरह के जो प्रोडक्ट होते हैं वो आपने खाए होंगे, केक वगैरह, पेस्ट्री वगैरह, तो उनको बनाने में बेकिंग पाउडर जो काम में आता है उसके रूप में इसका उपयोग होता है, बेकिंग पाउडर के रूप में, यानी खाद्य पदार्थों के निर्माण में बेकिंग पाउडर के रूप में।
दूसरा सोडा वाटर, और सोडा युक्त जो शीतल पेय होते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स जो होती है जिनमें सोडा वाटर या जो सोडा युक्त होती है, उनके निर्माण में भी इसका उपयोग होता है। सोडा वाटर या सोडा युक्त शीतल पेय बनाने में किसका उपयोग होता है? बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का। फिर पेट की अम्लता को दूर करने में, हमारे पेट में अगर एसिडिटी बन जाए तो ये एज ए एंटासिड, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बेकिंग सोडा जो है वो एक एंटासिड के तौर पर काम करता है और पेट की अम्लता को दूर करता है, यानी एसिडिटी को शांत कर देता है, हमारे उस दर्द या जलन को शांत कर देता है। क्योंकि इसका जो देखिए विलयन क्या होता है? क्षारीय होता है। अब क्षारीय है तो ये जो हमारे अम्ल है उसको उदासीन कर देगा, इसलिए ये एज ए एंटासिड यानी एंटासिड के रूप में पेट की अम्लता को दूर करने में काम में आता है। इसका जो अगला उपयोग है वो है मंद प्रतिरोधी के रूप में, माइल्ड एंटीसेप्टिक के रूप में। मान लीजिए आपको किसी कीट ने, जैसे कि मधुमक्खी है या चींटी है या जो ततैया होता है उसने काट लिया, तो वहां उस जगह आपको जलन और दर्द का अनुभव होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो जो कीट होते हैं वो हमारे शरीर में अम्ल को छोड़ देते हैं, और उस अम्ल को अब शांत करने के लिए हम किसका उपयोग कर सकते हैं? बेकिंग सोडा का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या है? क्षारीय गुणधर्म का है। तो ये वहां पे एज एंटीसेप्टिक या एंटीसेप्टिक के रूप में, प्रतिरोधी के रूप में काम करेगा और धीरे धीरे करते हुए हमारे उस दर्द से हमें थोड़ी राहत देगा और फिर उसको दर्द को कम कर देगा। तो ये मंद प्रतिरोधी के उपयोग होता है। अग्निशामक यंत्र होते हैं। अग्निशामक यंत्र क्या होते हैं? आप किसी बैंक में या जो किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में जाते हो तो वहां पे लाल लाल रंग के जो सिलेंडर होते हैं उनको अग्निशामक यंत्र कहते हैं। उन अग्निशामक यंत्रों के अंदर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बेकिंग सोडे का प्रयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए हमने क्या कहा कि गर्म करने पर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है ना वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करता है, और आप सब जानते हो कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो जो अग्नि होती है, जो आग होती है, उसको बुझाने का काम करती है। ऐसा क्यों करती है? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जहां आग लगी होती है ना उसके चारों ओर एक घेरा बना लेती है, और उस घेरे से, घेरा बनाने के कारण उस आग को तो जलने के लिए आवश्यक ऑक्सीजन है उसकी पूर्ति नहीं हो पाती और आग जो बुझ जाती है। तो वो जो अग्निशामक यंत्र होते हैं उनमें बेकिंग सोडे का उपयोग किया जाता है, जिससे क्या होता है कि जैसे ही आप गुंडी पे चोट करते हो, ये बेकिंग सोडा है वो गर्म होता है और इससे सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है, और उस कार्बन डाइऑक्साइड वो धुएं के रूप में बाहर आती है और उससे आग बुझाने में ये हमारी मदद करता है। अंतिम इसका उपयोग क्या है कि प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, प्रयोगशाला जो होती है उसमें एक अभिकारक, एक रसायन के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो ये हमने बेकिंग सोडा के बारे में बात की कि बेकिंग सोडा के गुण क्या है, कैसे इसका निर्माण होता है, इसका साधारण नाम जो बेकिंग सोडा होता है, इसका रासायनिक नाम क्या होता है और इसके उपयोग क्या होते हैं। अब बात करते हैं हमारे अगले यौगिक के बारे में। हमारा अगला जो यौगिक है उसका नाम है दावन सोडा, या जिसे हम धोने का सोडा भी कहते हैं। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3.10H2O। इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है Na2CO3.10H2O, दावन सोडा। इसे कपड़े धोने का सोडा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कपड़े धोने का सोडा भी कहते हैं। अब देखिए रासायनिक नाम हमने पढ़ लिया कि इसका सोडियम कार्बोनेट होता है। इसके अतिरिक्त इसमें 10 अणु क्रिस्टलन जल पाया जाता है। क्रिस्टलन जल पाया जाता है, 10 अणु क्रिस्टलन जल। अब क्रिस्टलन जल क्या होता है ये हमने जो हमारे लेसन की सबसे पहली वीडियो थी उसमें पढ़ा था, पर मैं दोबारा बता देता हूं कि किसी भी यौगिक के एक अणु के रासायनिक सूत्र में जल के अणुओं की संख्या उसका क्रिस्टलन जल कहलाती है। तो क्रिस्टलन जल कितने? इसमें 10 अणु क्रिस्टलन जल है। फिर इस बात करते हैं इसके निर्माण की। फिर जो सोडियम कार्बोनेट है उसका निर्माण कैसे करते हैं? तो इसका निर्माण करने की जो सबसे पहली विधि है वो सोलवे विधि द्वारा करते हैं। सोलवे विधि अर्नेस्ट सोलवे नामक एक वैज्ञानिक ने दी थी। उसने क्या किया कि जो ब्राइन है यानी 30% का जो सोडियम क्लोराइड का विलयन होता है, 30% सोडियम क्लोराइड का जो विलयन होता है उसका उपयोग करके सोडियम कार्बोनेट जो है दावन सोडा, सोडियम कार्बोनेट दावन सोडा का निर्माण किया था 30% सोडियम क्लोराइड विलयन का उपयोग करके। इस विधि को कहते हैं सोलवे विधि। ये एक लंबा प्रोसीजर होता है, एक पूरी लंबी प्रक्रिया होती है, उसके बाद जो है उन्हें सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। तो ये हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि सोडियम कार्बोनेट जो है उसका निर्माण सोलवे विधि द्वारा भी करते हैं, और इसमें क्या होता है, इसमें सोडियम क्लोराइड का उपयोग करके यानी नमक का उपयोग करके सोडियम कार्बोनेट बनाया जाता है। ये एक लंबी विधि है, हमारे सिलेबस में नहीं है। उसके बाद बात करते हैं दूसरा तरीका क्या है सोडियम कार्बोनेट के निर्माण का। तो सोडियम हाइड्रोजन जो कार्बोनेट है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेकिंग सोडा, इसको गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट
जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो देखो ये सोडियम कार्बोनेट बन गया। अब इस सोडियम कार्बोनेट की जब जल से क्रिया करवाते हैं तो इसका क्रिस्टलीकरण होता है और इससे हमें सोडियम कार्बोनेट 0.10H2O या दावन सोडा जो है, वॉशिंग सोडा जो हमें प्राप्त होता है। फिर बात करते हैं इसके गुणों की। इसके गुण क्या है? तो ये सफेद रंग का क्रिस्टलीय ठोस होता है। सफेद रंग का क्रिस्टलीय ठोस होता है। नंबर 2, जल में विलय होता है, जल में घुल सकता है, जल में विलय होता है। नंबर 3 जो इसका गुण है, इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है। इसका जलीय विलयन कैसा होता है? क्षारीय होता है। और नंबर 4 जो गुण है इसका, कि गर्म करने पर, किसको? दावन सोडा को गर्म करने पर यह क्रिस्टलन जल का त्याग कर देता है। जो ये 10H2 है इनको निकाल देगा और सोडा एस बनाता है। क्या बनाता है? सोडा एस। तो इसकी रिएक्शन क्या होगी? सोडियम कार्बोनेट 0.10H2O, इसको अगर 373 केल्विन से अधिक तापमान पर गर्म करेंगे तो ये सोडियम कार्बोनेट रह जाएगा और जो 10 जल के अणु है वो निकल जाएंगे। ये जो बचा हुआ सोडियम कार्बोनेट है इसे सोडा एस कहा जाता है। अब हम बात करते हैं कि सोडियम कार्बोनेट, जिसे हम दावन सोडा कह रहे हैं, सोडियम कार्बोनेट 0.10H2O, इसके उपयोग क्या क्या है? तो देखिए इसके उपयोग। दावन सोडा, सोडियम कार्बोनेट 0.10H2O के उपयोग क्या है? तो चलिए देखते हैं इसके उपयोग। यूजेज, सबसे पहला जो उपयोग है, धुलाई व सफाई में। धुलाई यानी कपड़ों की धुलाई में या सफाई करने के रूप में भी इसका उपयोग होता है सोडियम कार्बोनेट का, धुलाई व सफाई में। नंबर 2, कास्टिक सोडा, बेकिंग पाउडर, कांच, साबुन, बोरेक्स के निर्माण में। ये जो चीजें होती है, ये जो वस्तुएं, इनके निर्माण में, इनके उत्पादन में दावन सोडा का उपयोग होता है। नंबर 3, अपमार्जक के रूप में। अपमार्जक डिटर्जेंट, जिन्हें हम सर्फ कहते हैं या जो डिटर्जेंट होते हैं, उनके रूप में भी दावन सोडा का उपयोग करते हैं, साफ सफाई के अंदर काम में लेते हैं। नंबर 4, कागज उद्योग, पेंट, रंग उद्योग, वस्त्र उद्योग के अंदर भी इसका उपयोग होता है। और नंबर 5, प्रयोगशाला में एक अभिकर्मक या अभिकारक के रूप में भी इसका उपयोग होता है। तो ये हमने इसके देखे उपयोग क्या होते हैं दावन सोडा के। तो दावन सोडा के सभी निर्माण प्रक्रिया, इसके गुण, इसके उपयोग के बारे में हमने पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं हमारा आज का अंतिम यौगिक, जिसे हम कहेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी। तो हमारा जो अगला यौगिक है उसका नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस। हमारे अगले यौगिक का नाम क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसे हम पीओपी भी कहते हैं। शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका रासायनिक सूत्र होता है CaSO4.12H2O, CaSO4.12H2O। रासायनिक नाम की बात करें कि इसका रासायनिक नाम क्या होगा, तो इसका रासायनिक नाम होगा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कई बार आपको हेमीहाइड्रेट की जगह अर्धहाइड्रेट भी मिलता है। हम किसकी बात कर रहे हैं? हम पीओपी की बात कर रहे हैं। और पीओपी का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमीहाइड्रेट की जगह आप अर्धहाइड्रेट भी यूज कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आधा अणु जल का क्रिस्टलन जल के रूप में कार्य करता है। आधा अणु जल का किसके रूप में? क्रिस्टलन जल के रूप में कार्य करता है, इसलिए इसे कहा जाता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। अब बात करते हैं इसके निर्माण की। देखिए, इसका निर्माण सबसे पहले फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुआ था, जहां पे जिप्सम को गर्म करके इसका निर्माण किया गया था। इसीलिए इसका नाम जो प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है इसको, क्योंकि सबसे पहले इसका निर्माण जो है वो फ्रांस की राजधानी पेरिस शहर में हुआ था। कैसे बनाते हैं इसको? देखिए, 2CaSO4.2H2O, इसी हम कहते हैं जिप्सम। जिप्सम होता है। जिप्सम को जब 393 केल्विन ताप पर गर्म किया जाता है तब यह कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण करता है तथा जल का अणु बनता है। इस प्रकार इसका निर्माण होता है, यानी जिप्सम को गर्म करके पीओपी का निर्माण किया जाता है। उसके बाद इससे अधिक गर्म करने पर, कहा 393 केल्विन तापमान पर तक गर्म करेंगे तब तक तो पीओपी बनेगी। अब मान लो आपने इसको और अधिक गर्म किया तो क्या होगा? ये जो पीओपी है इससे ज्यादा गर्म करने पर पीओपी अपना जो संपूर्ण क्रिस्टलन जल है, अपना जो जितना भी क्रिस्टलन जल है उसको त्याग देगा और उससे यह मृत तापित प्लास्टर, डेड ब्रंट प्लास्टर, मृत तापित प्लास्टर में बदल जाता है। इसका मतलब इससे अधिक तापमान पर आप अगर गर्म करोगे तो आपको पीओपी नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा? मृत तापित प्लास्टर, डेड ब्रंट प्लास्टर मिलता है, जो अनुपयोगी होता है। फिर उसके बाद करते हैं इसके गुणों की, कि पीओपी के गुण क्या है। तो देखिए, पीओपी यह श्वेत रंग का, सफेद रंग का ठोस चिकना पदार्थ है।
श्वेत रंग का ठोस चिकना पदार्थ है। पीओपी आप सबने देखा होगा कि घर पे जो पुट्टी वगैरह करवाते हैं, वाल पुट्टी करवाते हैं, तो उनमें जो काम में ली जाती है वाल पुट्टी करने में, वही पीओपी जो है उसी की बात हो रही है। तो वो श्वेत कलर की यानी सफेद रंग की ठोस चिकना पदार्थ होता है एक प्रकार का। उसके बाद इसका अगला गुण है कि इसमें जल मिलाने पर, पीओपी में जैसे हम जल मिलाते हैं तो 15-20 मिनट के बाद यह जमकर ठोस पदार्थ के रूप में कठोर हो जाता है। ठोस और कठोर हो जाता है 15-20 मिनट में जमकर ये क्या हो जाता है, ठोस या कठोर हो जाता है। इसलिए आपने देखा होगा कि जो पीओपी करने वाले मिस्त्री वगैरह होते हैं वो जितनी जरूरत होती है उतनी पीओपी को पानी में मिलाकर या उसमें पानी मिक्स करके यूज में लेते हैं, क्योंकि अगर ज्यादा टाइम तक वो पड़ी रह गई तो उसके बाद वो जमकर कठोर हो जाएगी और उसके बाद उसका कोई उपयोग नहीं होगा। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जैसे पीओपी को जल के अंदर, पीओपी में जल डालते हैं, पीओपी जल से क्रिया करती है, वैसे ही वो जिप्सम का निर्माण कर लेती है और जिप्सम का निर्माण होते ही वो कठोर ठोस हो जाती है। तो ये हुए इसके गुण। अब हम बात करते हैं कि पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग क्या क्या है, इसके यूजेस क्या क्या होते हैं, कहां कहां इसका उपयोग होता है। तो देखिए पीओपी के उपयोग क्या है। तो क्या है, सबसे पहला उपयोग जो होता है वो हड्डियों को, डॉक्टर जो होता है वो टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए जो उनपे जो प्लास्टर चढ़ाता है उस प्लास्टर को बांधने के लिए जो पीओपी का उपयोग करता है। तो सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण उपयोग क्या है कि जो हड्डियों का जो डॉक्टर होता है वो टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर चढ़ाने में पीओपी का उपयोग करता है। उसके बाद भवन निर्माण में जो भी पीओपी की जाती है या जो सफेदी की जाती है उसके अंदर भी इसका उपयोग होता है पीओपी का। उसके बाद दंत चिकित्सा में, अगर आप कभी डेंटल ट्रीटमेंट करवाने के लिए डॉक्टर के पास गए हो तो वो आपके दांतों का नाप वगैरह लेने के लिए, आपके जबड़ों को आकृति लेने के लिए भी आप जो है वो चूने के कुछ यूज करता है और चूने के दांत वगैरह जो है पहले बना के उसके बाद आपके जो परमानेंट टीथ है उनके डिजाइन या उनका जो नाप है वो उन्हीं से लेता है। तो दंत चिकित्सक जो होता है, डेंटल जो डॉक्टर होता है वो इसका यूज करता है अपने काम में। दंत चिकित्सा में इसका उपयोग होता है किसका, पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस का। उसके अलावा मूर्तियां, बहुत सारी मूर्तियां आदि जो मूर्तियों के अलावा जो सजावट का सामान होता है, सजावट के जो खिलौने होते हैं, मूर्तियां होती है, इन सबको बनाने में भी पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग होता है। और अग्नि सह पदार्थ के रूप में भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग होता है। तो एक बार फिर से इसके उपयोग देख लेते हैं। टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर चढ़ाने में, भवन निर्माण में, नंबर 3 दंत चिकित्सा में, नंबर 4 मूर्तियां आदि सजावटी सामान को बनाने में, और नंबर 5 अग्नि सह पदार्थ के रूप में प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। मैं आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया इसे लाइक कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।